नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण 60 से प्लस क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तो खासकर इम्पोर्टेंट है, जो हमारा एग्ज़ाम आगे होने वाला है। ठीक ना। देखिए, हम एक क्वेश्चन के बदले बहुत सा क्वेश्चन देखेंगे, जोड़ जोड़ कर उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक क्वेश्चन से हम सब देखेंगे। ऑप्शन से भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम देखेंगे, यानी जोड़ जोड़ कर क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे। यानी आप अगर अच्छे से वीडियो देख लेते हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में तैयार हो जाएगा। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से देखिए लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक ना। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है लिनियस। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा, देखिए मेरे साथ साथ आप लोग लगाते चलिए। आप लोग लगा दिए होंगे इसमें आंसर। इसमें अरस्तु हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अरस्तु हो जाएगा। ठीक। अगर वहीं लिनियस का पूछा जाए तो लिनियस वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसे वर्गीकी का जन्मदाता, ये ध्यान रखिए। यानी वर्गीकी का खोज किसने किया? लिनियस। ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वर्गीकी का जन्मदाता लिनियस को कहा जाता है। ठीक। आगे चलिए। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अरस्तु। देखिए दोस्तों मेरे साथ साथ आप लगाने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों को देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग जो क्वेश्चन पर समय देते हैं, जो क्वेश्चन हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहता है, वो समझ लीजिए कि जल्दी निकल नहीं पाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। हम जैसे जैसे ऑप्शन बता रहे हैं आप लगाने की कोशिश करें आंसर, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लिनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लिनियस। सॉरी दोस्तों, अरस्तु। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं तो लिनियस को बता दिया हूँ। आगे चलिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम। ठीक। तो आप आंसर लगा चुके होंगे मेरे साथ, तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ना दोस्तों। देखिए अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने इसका खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द नाम किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा बेंडा। ये ध्यान रखना है आपको, इसमें बेंडा हो जाएगा। यानी खोज अल्टरमैन ने किया माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? बेंडा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए। ठीक। अगर लाइसोसोम का बात की जाए तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। ठीक। डी डुबे ने किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, और ऑप्शन सी है राइबोसोम। तो आप दोस्तों आंसर लगा चुके होंगे, मैं बता दे रहा हूं। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसमें बहुत सारा एंजाइम होता है, लगभग 24 प्रकार के इसमें एंजाइम होते हैं। ये जो कोशिका का ये अंग है लाइसोसोम, ये क्या करता है दोस्तों कि खुद
अपने में ही ये पाचन करता है, ठीक ना, अपने में ही ये पाचन करता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया का बता दिया हूँ, राइबोसोम के बारे में बता दे रहा हूँ। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक ना, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर इसके खोज की बात करें तो इसका खोज रॉबर्ट ने किया था, रॉबर्ट, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका खोज रॉबर्ट ने किया था और इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोशिका का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है लिनियस। तो आप आंसर लगा चुके होंगे, जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करें दोस्तों, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बता दे रहे हैं, इसमें रॉबर्ट हुक यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक। देखिए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये पूछेगा कि कोशिका शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम कोशिका शब्द स्लाइडेन, सॉरी दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है ना, स्लाइडेन और स्वान, ठीक। यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, यानी प्रतिपादन किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक। और अगर वही पूछेगा कोशिका शब्द किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ने, जिसने खोज किया था, यानी खोज भी रॉबर्ट हुक ने किया था और नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। लेकिन कोशिका जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है कोशिका, ऑप्शन सी है राइबोसोम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोशिका, यानी ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूं पहले ही, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। जीव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यानी सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, यानी कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए है तंत्रिका की कोशिका, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ऑप्शन सी है जीवाणु की कोशिका। तो आप लगा चुके होंगे, इसमें आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ठीक। इसका आकार करीब 170 mm का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका आकार 170 mm का होता है। mm मतलब मिलीग्राम होता है दोस्तों, ठीक ना, सॉरी दोस्तों, ये 170 mm होगा, ठीक ना, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसका आकार होता है 170 mm, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जीव की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो ऑप्शन ए है तंत्रिका की कोशिका, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, अगला है जीवाणु की कोशिका, ठीक ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका की कोशिका। मैं आपको पहले ही बता दिया, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका और सबसे लंबी पूछेगा तो तंत्रिका की कोशिका होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं दोस्तों एक और क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो जीवाणु की कोशिका होती है, जो जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना दोस्तों। तो माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु है ये सबसे छोटी इसकी कोशिका होती है, ठीक। सबसे लंबी तंत्रिका की, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो आप सीख चुके होंगे। आगे चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? मैं पहले आपको बता चुका हूं, राइबोसोम होगा, ठीक ना। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए है अल्टमैन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है लिनियस।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज भी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका खोज अल्टमैन ने किया था, ठीक। और रॉबर्ट हुक का मैं बता दिया हूँ कि रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? कोशिका। और लिनियस ने वर्गीकी का खोज किया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप लगा देंगे। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम। तो आप लगा चुके होंगे, इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी लाइसोसोम, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका की निर्जीव रचना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है रसधानी, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ठीक है ना। तो इसमें आप लगा चुके होंगे आंसर, इसमें होगा ऑप्शन बी राइबोसोम, ठीक ना दोस्तों। इसमें राइबोसोम सॉरी दोस्तों रसधानी होगा, रसधानी। देखिए ये जो रसधानी है ये कोशिका का पार्ट है, ठीक ना। ये एक तरह का निर्जीव रचना है, ठीक ना, जो हमारे शरीर में जल संतुलन का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में नहीं, मैंने जंतु के शरीर में जल संतुलन का कार्य करता है, जल संतुलन का कार्य करता है। इतना आप ध्यान रखेंगे। कोशिका जो है जल संतुलन का कार्य करता है, ठीक। कोशिका सॉरी दोस्तों रसधानी। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 106, ए 106, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 206। तो आप आंसर लगा चुके होंगे, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 206। देखिए अगर वही पूछेगा कि वयस्क में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 208, ठीक ना। और विकसित हो जाने पर 206, लास्ट में सब मिलके 200, लास्टली जो हार्डली होता है 206 बचता है। लेकिन इसके पहले मैंने वयस्क में 208 होता है। लेकिन जब शिशु जन्म लेता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 300, ठीक ना। ये सब लूसेंट टूसेंट में नहीं दिया है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये 300 होता है, यानी शिशु जब जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है, बाद में जुड़ते जाता है और कम होते जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? तो ऑप्शन ए जांघ, ऑप्शन बी अंगुली, ऑप्शन सी पेट। तो आप लगा चुके होंगे आंसर, ये ऑप्शन ए है जांघ, ठीक। और वो भी पूछेगा कि जांघ की कौन सी हड्डी? तो इसका नाम है फीमर, ठीक ना। फीमर की हड्डी यानी फीमर, यानी जांघ की हड्डी कौन सी है? फीमर, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक। और वही पूछेगा कि सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा कान, ठीक ना। और कौन सी होती है? तो स्टेपस, ठीक ना। स्टेपस होता है और कान की हड्डी होती है, यानी सबसे छोटी स्टेपस और सबसे बड़ा फीमर। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा खोखली हड्डी किसकी होती है? तो ऑप्शन ए है जांघ, ऑप्शन बी है अंगुली, ऑप्शन सी है पेट। मेरे साथ साथ आप लगाते चलिए, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जांघ, यानी पैर की ही जो हड्डी होती है वो खोखली होती है, ठीक ना। अगर वही पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो आंसर होगा जबड़ा। सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो जबड़ा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को जोड़ के याद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को क्या करिए कि आप जोड़ के, अगर आप जोड़ के याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे मान के चलिए कि आप कोई सामान रखते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप कहीं चाबी रख दिए हैं, तो आपको ऑटोमेटिक याद पड़ जाएगा कि मेरा ताला कहाँ है, यानी चाबी के साथ ताला जुड़ा हुआ है तो ताला की याद पड़ जाता है। उसी प्रकार अगर एक क्वेश्चन से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने आप जोड़ के याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं।
मानव शरीर में खून कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी है 7 से 8 लीटर, ऑप्शन सी है 3 से 4 लीटर। तो आप लगा चुके होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। अगर पूछेगा कि औसत कितना होता है तो औसत में 5 लीटर होता है। ठीक, इससे क्वेश्चन बनता है ये कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त तो कम होता है, ये जानते हैं, कितना रक्त कम होता है? तो आंसर हो जाएगा आधा लीटर। यानी जो आधा लीटर रक्त होता है वो पुरुषों की तुलना में महिला में कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आधा लीटर कम होता है महिला में। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका पहला आंसर है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर आप लगा चुके होंगे, इसका आंसर होगा हीमोफ्लेविन, सॉरी दोस्तों, हीमोग्लोबिन। अगर वही पूछेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक ना, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और ये पूछेगा कि ये प्रोटीन है तो ये किससे बनता है? तो एक हिम होता है, हिम एक कण होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, हिम है एक कण होता है, हिम से ही हीमोग्लोबिन बनता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? तो हीमोग्लोबिन हिम नामक कण से बनता है। ठीक ना। और वही पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? लोहा। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है अस्थित माया। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थित माया, यानी बोन मैरो। इसको इंग्लिश में दोस्तों देखिए क्या कहा जाता है, इसे इंग्लिश में बोन, BON मैरो, बोन मैरो कहा जाता है। यानी इंग्लिश में इसे अस्थित मज्जा को बोन मैरो कहा जाता है। ठीक ना। इसमें लाल रक्त कण का निर्माण होता है। वही पूछेगा कि लाल रक्त कण का मृत्यु कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का मृत्यु होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यकृत में, यकृत या प्लीहा में, यानी प्लीहा में, यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक ना। ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यकृत और प्लीहा में लाल रक्त का मृत्यु होता है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, प्लीहा को स्प्लीन कहा जाता है। ठीक ना। तो इतना आप ध्यान आप याद कर लिए होंगे। तो आप चलिए, और एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि लाल रक्त का कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, 20 से 120 दिन इसका लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए है मुख से, ऑप्शन बी है अग्नाशय से, ऑप्शन सी है यकृत से। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुख से। मुख से कैसे दोस्तों? देखिए, इसलिए कि मुख में ही लार ग्रंथि पाई जाती है। जब भोजन हम लोग चबाते हैं तो मुख में ही जो होता है लार मिल जाता है। जो लार में होता है मुख में टाइलिन और माल्टेस, दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और माल्टेस, यही दोनों लार में मिल जाते हैं, जिससे यहाँ से ही पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, मुख से भोजन प्रारंभ होता है। और इसका लास्ट पाचन पूछेगा कि कहाँ होता है, तो याद रखिएगा लास्ट पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत। ठीक ना, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है
स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में इसका लास्ट पाचन होता है और ज़्यादा समय तक छोटी आंत में ही इसका पाचन होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में अधिकतम पाचन कहाँ होता है हम आपको बता चुके हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आप क्वेश्चन लगा भी चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में टाइनिल एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो मैं ये भी आपको डिस्कशन में बता दिया हूँ। ऑप्शन ए लार, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लार में, ठीक ना। देखिए, और उस अग्नाशय में पूछेगा कि कौन सा एंजाइम होता है, तो अग्नाशय में ध्यान रखिएगा, अग्नाशय में आपको एमाइलेज होता है, ठीक ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, फिर भी मैं आपको सब फैक्ट बताऊंगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है, तो ऑप्शन ए है जांघ, ऑप्शन बी अंगुली, ऑप्शन सी कान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कान। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऑप्शन सी कान। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इसमें आप लगा चुके होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा जबड़ा। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपका समय बचा रहा हूं, इसलिए कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। मानव शरीर में लाल रक्त की मृत्यु कहाँ होती है, लाल रक्त कण की, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, यकृत में या प्लीहा में होती है, ठीक ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है अस्थित माजा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये इसका भी आंसर अस्थित माजा ही होगा, यानी WBC हो या RBC हो, ये दोनों अस्थित माजा में बनती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में वृक्क का वजन कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 150 ग्राम, ऑप्शन बी है 200 ग्राम, ऑप्शन सी है 500 ग्राम। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500 ग्राम, सॉरी दोस्तों 150 ग्राम। कहीं कहीं 140 ग्राम भी देता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल 150 आंसर होगा, लेकिन 140 ग्राम भी कहीं कहीं दे देता है, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी है न्यूरॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ठीक ना। वृक्क की जो इकाई है इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और यही पूछेगा कि न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है, न्यूरॉन। इसीलिए तंत्रिका तंत्र के अध्ययन अगर पूछता है तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। इतना आप ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को पूछेगा तो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और इसका इकाई क्या है, कार्य करने वाली इकाई, तो न्यूरॉन। और वहीं पूछेगा कि वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। यानी आप जोड़ के याद कीजिए, नेफ्रॉन जो है नेफ्रोलॉजी, यानी इसी पर है नेफ्रोलॉजी। वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है और तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरोलॉजी। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका का हरित गृह किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी है वणि लवक, ऑप्शन सी है अवणि लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवणि लवक। हम इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो वणि लवक होता है ये पौधों के रंगीन भाग में पाया जाता है, ठीक ना। ये जो वणि लवक होता है पौधों के रंगीन भाग में पाया जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ये पुष्पों वगैरह में पाया जाता है, जो रंगीन होते हैं
उसमें बणी लवक पाया जाता है। और जो अबणी लवक होता है, ये पौधों के जड़ में पाया जाता है, यानी जिसमें प्रकाश नहीं मिलता है। जैसे जड़ में प्रकाश नहीं मिलता, सूरज का प्रकाश, वहाँ कौन पाया जाता है? अबणी लवक। अगर इंग्लिश पूछेगा तो आपको हरित लवक का क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट। देखिए दोस्तों समय तो लग रहा है, और आपको बणी लवक का पूछेगा तो ल्यूकोप्लास्ट, और अबणी लवक का पूछेगा तो दोस्तों आपको क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा और क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। यानी अबणी लवक का क्या आ जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक ना दोस्तों। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है एड्रिनल, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है थायमिन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रिनल। दोस्तों हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लौड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अधिवृक्क हार्मोन, सॉरी दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत, ठीक ना। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और वहीं सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। आप लगा चुके होंगे आंसर, ठीक ना। देखिए, और इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। और इसका वजन पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। तो आप ध्यान रखिएगा, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। चलिए आगे चलते हैं। घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है डेंड्रोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रो एस्ट्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी है जो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक ना, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पों का अध्ययन के क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी है एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है डेंड्रोलॉजी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोलॉजी, ठीक ना। चलिए, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से बुढ़ापा आता है? ठीक ना। तो इसमें आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि। देखिए दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि मैं आपको विस्तृत से बताऊं कि नहीं। अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन जोड़ के बताऊंगा। मैं समय के चलते नहीं बता रहा हूं। अगर आप कमेंट करते हैं कि मुझे हम लोगों को एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जोड़ के बताइए, तो मैं एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन जोड़ के बताऊंगा। आप कमेंट कीजिए, तब मैं बताऊंगा, इसलिए कि आप लोग चाहेंगे तभी हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है अल्टमैन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है लॉयड अस्टीनर। तो आरबीसी का निर्माण किसने किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा लॉयड अस्टीनर। इसे पूरा नाम इसका है कार्ल
लॉयड स्टीनर। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, कार्ल लॉयड स्टीनर, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है एस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी है एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है डेंड्रोलॉजी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए एस्टियोलॉजी, ठीक ना। ऐसे आप हड्डियों का अध्ययन याद कीजिए। हड्डियों को अस्थि कहते हैं, ठीक ना, हड्डियों को अस्थि कहते हैं। और उसी से जोड़ के नाम याद कीजिए, अस्थि से ऑस्टियोलॉजी। इसे लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है डेंटो। तो इसमें आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। मैं पहले भी बता चुका था, ठीक ना। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन विस्तृत से चाहिए, यानी जोड़ जोड़ कर एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन जोड़ के, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसलिए कि मैं समय के अभाव में नहीं बता पा रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं एक क्वेश्चन से ढेर सारा जो क्वेश्चन जोड़ के, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तारकाई की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए है बोवेरी, ऑप्शन बी है अल्टमैन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक। तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोवेरी, ठीक। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोवेरी। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोवेरी। चलिए आगे चलते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है एस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। वनस्पति जगत के खोज किसने किया था? यानी वनस्पति जगत का पिता किसे कहा जाता है? यानी जो खोज करेगा उसे ही पिता कहेंगे। तो आप ध्यान रखिए, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ खोज लिखा गया है दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, यहाँ खोज रहेगा। वनस्पति जगत का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए थियोफेस्टस, ऑप्शन बी अल्टमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थियोफेस्टस। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा जगत की खोज किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन ए है थियोफेस्टस, ऑप्शन बी है हिपोक्रेटस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिपोक्रेटस, ठीक ना दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कितना याद किया, ठीक ना। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसका आंसर बताना है। हाँ दोस्तों, आपको ये बताना है कि वृद्धि जो हार्मोन है किस ग्रंथि से निकलता है। ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक ना। देखें, हम देख रहे हैं कि आपको कितना याद हुआ है, ठीक। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन जोड़ के चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।